Hello students, let's start with one more important chapter of accounts. ठीक है, इस चैप्टर का नाम है डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म बहुत अच्छा चैप्टर है और मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर है। इस चैप्टर का जो वेटेज है दैट इज 8 मार्क्स। एक इसमें से एक एमसीक्यू आ जाएगा, एक सेक्शन बी में 1 सेंटेंस आएगा और 2 क्वेश्चन 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे इन सेक्शन सी। उसके बाद इस चैप्टर में से कुछ भी नहीं आएगा। ओके, तो इस चैप्टर के अंदर में कितने कितने मार्क का, एक एमसीक्यू, एक 1 सेंटेंस और 2 3 मार्क वाले आएंगे। ठीक है, तो टोटल इस चैप्टर का वेटेज कितना हो जाएगा, दैट विल बी 8 मार्क्स। तो इस चैप्टर के लिए मैं जो अभी करवाने वाला हूँ वो 3 मार्क वाले जो सम्स है वहां पे अपन टारगेट करेंगे। ठीक है, एमसीक्यू तो बहुत इजी होने वाला है और शॉर्ट क्वेश्चन सेंटेंस 1 सेंटेंस भी बहुत इजी होने वाला है। तो राइट नाउ वी विल टारगेट ऑन द शॉर्ट क्वेश्चंस, और शॉर्ट क्वेश्चंस में भी तुम्हारे मेनली 2 3 मार्क वाले सम्स आएंगे या एक सम एक थियरी आ जाएगी। थियरी भी मैं तुम लोग को लास्ट में अलग से बता दूंगा, एक वीडियो बना दूंगा जिसमें कंपलसरी जो थियरी में देने वाला हूँ वो 2 थियरी में से ही एक थियरी आएगी। ठीक है, बट लेट्स स्टार्ट विद अ सम। अब डिसॉल्यूशन का मतलब, पहले हम लोग थोड़ा डिसॉल्यूशन ऑफ फॉर्म का मतलब समझते हैं। डिसॉल्यूशन का मतलब आप क्या समझते हो? डिसॉल्यूशन का मतलब अभी तक हम लोगों ने सीखा क्या क्या है, एडमिशन, रिटायरमेंट, गुडविल, रिकंस्ट्रक्शन, सब कुछ, फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करना, नए पार्टनर का इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, जो भी था। ठीक है, बट डिसॉल्यूशन की बारी कब आती है? जब पार्टनर लोगों ने थोड़ा बहुत रिकंस्ट्रक्शन करके देखा। ठीक है, फिर इन्होंने सोचा कि अभी हमें बिजनेस एक्सपांड करना है, बहुत अच्छे से हमने बिजनेस एक्सपांड किया तो नए पार्टनर को लेके आए। ठीक है, फिर थोड़े टाइम के बाद बिजनेस ढंग से एक्सपांड नहीं हुआ या फिर प्रॉब्लम आने लगी तो एक आध 2 पार्टनर को हमने रिटायर भी किया। फिर भी हमारा अगर बिजनेस में ढंग से आगे वर्कआउट नहीं हो पा रहा तो फाइनली वी हैव डिसाइडेड कि हमें बिजनेस को क्या कर देना चाहिए, डिसॉल्व कर देना चाहिए। क्यों डिसॉल्व कर देना चाहिए? उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं कि या तो हमारा बिजनेस प्रॉफिट मेकिंग नहीं है, या पार्टनर्स लोगों के बीच में प्रॉपर वर्किंग नहीं हो पा रही है। कोई पार्टनर बोल रहा है मैं ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ बट मुझे शेयर कम मिल रहा है। कोई पार्टनर ऐसा बोल रहा है कि भाई मैंने पैसा ज्यादा लगाया है बट मुझे उतना इक्वल शेयरिंग नहीं मिल पा रहा है। तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, प्रोडक्ट नहीं चल पा रहा है, बहुत सारे अलग रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से हमें बिजनेस को क्या करना पड़ेगा, डिसॉल्व करना पड़ेगा। डिसोल्यूशन के चांसेस मैक्सिमम तभी होती है जब बिजनेस लॉस में जाने चालू होता है। ठीक है, अगर प्रॉफिट में बिजनेस चल रहा होता है तो कोई पार्टनर के बीच में झगड़ा नहीं होता है। प्रॉब्लम कब चालू होती है? जब बिजनेस फाइनली लॉस की तरफ चला गया होता है, तब फाइनली पार्टनर्स लोग बोलते हैं कि भाई अब लॉस आगे बेयर नहीं किया जा सकता, हम लोग क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं। तो डिसोल्यूशन के केस में हमेशा ये याद रखो कि यहाँ पे एक अकाउंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। डिसोल्यूशन के वक्त में हम एक अकाउंट को इंपॉर्टेंस देंगे जिसका नाम होगा रियलाइजेशन अकाउंट। तुम लोगों ने आगे के 2 3 चैप्टर में रीवैल्यूएशन अकाउंट समझा था। रीवैल्यूएशन का मतलब वैल्यू को वापस से फाइंड आउट करो, रीवैल्यू करो। ठीक है, बट यहाँ पे इस अकाउंट का नाम क्या बन जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट। क्या अकाउंट बन जाएगा, रियलाइजेशन। ऐसा सोचो कि ये एक डंप यार्ड है, ठीक है, या एक खाली घर है जहां पे हम बिजनेस बंद होने वाला है, हम सारी एसेट्स को बेचेंगे, पैसा आएगा, लायबिलिटीज को चुकाएंगे, पैसा बचेगा और उसके बाद जो पैसा बचेगा दैट पार्टनर्स विल टेक टू देयर होम। ठीक है, बट पार्टनर्स के पास पैसा कमी बचेगा जो वो लोग घर ले जा सके, तो मैक्सिमम चीजों को क्या करेंगे, फटाफट एसेट को बेचो और लायबिलिटी को चुकाओ वरना ये लोग हमारे पे केस कर देंगे। तो और जब हमारा बुरा वक्त चल रहा होता है तब हमारी एसेट भी जल्दी नहीं बिक सकती। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो बड़ी बड़ी एसेट होती है उसको तुम सोचोगे कि भाई कोई तो बता रहा था कि भाई 10 करोड़ में हमारी फैक्ट्री बिक जाएगी, लैंड एंड बिल्डिंग बिक जाएगी, बट जब एक्चुअल में जब बेचने जाते हो तो उसके 10 करोड़ रुपए नहीं मिलते।
ठीक है। तब हमें बहुत सारे कस्टमर्स को प्रॉपर्टी विजिट करानी पड़ती है, बहुत हाथ पैर मारने पड़ते हैं, फिर भी पता चलता है कि भाई 10 करोड़ की चीज 10 में नहीं जा रही है, ठीक है, 8 में जा रही है, 9 में जा रही है, और तब हमें चाहिए होता है पैसा। तो अल्टीमेटली बिजनेस क्या करता है, हम सारी एसेट्स को लेके आते हैं और कौन से अकाउंट में डाल देते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट में डाल देते हैं, ठीक है। रियलाइजेशन अकाउंट में सारी एसेट को डालेंगे, सारी लायबिलिटीज को डालेंगे, फिर जैसे जैसे एसेट सेल होगी हम लायबिलिटीज को पैसा देते जाएंगे। और लायबिलिटी में भी हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट लायबिलिटीज चेक करनी पड़ती है। भाई बैंक खड़ा हुआ है, गवर्नमेंट को टैक्स देने हैं, ठीक है, एम्प्लॉय को सैलरी देनी है, पार्टनर को भी, पार्टनर ने भी कैपिटल में पैसा लगाया है, बहुत सारे ऐसे अलग अलग चीजें हो सकती है जहां पे हमें बिजनेस में से पैसे देने होंगे। तो हमें फिगर आउट करना पड़ेगा कि पहले अगर 10 करोड़ रुपए आए तो लाइबिलिटी में किसको दे और किसको नहीं दे। लोन टेकन फ्रॉम बैंक भी हो सकता है, लोन टेकन फ्रॉम फ्रेंड्स भी हो सकता है, लोन टेकन फ्रॉम रिलेटिव्स भी हो सकता है, लोन मतलब अलग अलग टाइप की लोन हो सकती है जिसको हमें वापस से देना पड़ेगा। और कौन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके बेसिस पे उसको हमें पेमेंट करना होगा। और हमारे लिए इस चैप्टर के अंदर में बड़े बड़े सम्स भी दिए तुम्हारी टेक्स्ट बुक में, बट वो सम्स काम के नहीं है क्योंकि वो उसका वेटेज एग्जाम का जो पेपर पैटर्न है उसमें 8 मार्क के सम्स इस चैप्टर में से नहीं आने वाले। इस चैप्टर में से सिर्फ 3-3 मार्क की जर्नल एंट्रीज आने वाली, राइट। तो हमारा फोकस क्या रहेगा, हमारा फोकस जर्नल एंट्रीज कैसे आएगी उस पे फोकस रहेगा। तो हम और उन सब के ऊपर ये अकाउंट हमारा ऐसा है जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो रियलाइजेशन अकाउंट में हम पहले तो सबसे पहले एसेट जमा करेंगे। तो एसेट को जमा करेंगे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की तरह मैंने अकाउंट बना दिया। सबसे पहले मैंने एसेट डाल दी, ठीक है, ये सन्ड्री एसेट इस अकाउंट में डाली। मेरे पास में एक 10 करोड़ रुपए की सन्ड्री एसेट थी, ठीक है। एग्जाम में तुम्हें क्वेश्चन दिया होगा कि भाई तुम्हारे पास सन्ड्री एसेट थी 10 लाख रुपए की, ठीक है, एक उसकी जर्नल एंट्री पास करो, और फाइनली एसेट को तुमने बेच दिया, एक उसकी जर्नल एंट्री पास करो। तो 2 जर्नल एंट्री में ये पूरी एसेट वाली एंट्री डिवाइड होगी। वैसे अगर बिजनेस डिसॉल्व नहीं होता, एसेट अगर तुम बेचते, तो तुम्हारे सिर्फ मुझे ये बताओ अपना दिमाग लगा के, ठीक है, अगर तुम्हारा बिजनेस डिसॉल्व नहीं हो रहा था और तुम अगर एसेट सेल करोगे, ठीक है, एसेट बेचोगे, तो जनरल एंट्री क्या आएगी, कैश कम्स इन एसेट गोज आउट, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो तुम्हारे लिए जनरल एंट्री बन जाती कैश अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, ठीक है, यही तुम्हारे लिए एंट्री बन जाती। बट यहाँ पे डिसोल्यूशन के टाइम पे हमने कौन सा अकाउंट ओपन कर दिया, रियलाइजेशन अकाउंट। तो सबसे पहले अकाउंट में एंट्री कैसे बनेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट। एक एंट्री तुम्हारी पहली एंट्री क्या बनेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट। ये कितने में, 10 करोड़ 10 करोड़। और फाइनली तुम्हारी एसेट अब सेल हो गई 9 करोड़ में, तो तुम्हारे रियलाइजेशन अकाउंट में पैसा आएगा। तो तुम्हारी जनरल एंट्री क्या बनेगी, यहाँ पे बाई कैश है, ठीक है, और तुम्हारे कैश अकाउंट में कितने रुपए आए, 9 करोड़। तो इसकी दूसरी एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। मतलब एसेट की 2 एंट्री आएगी। सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, तुम लोग क्या करोगे, एसेट अकाउंट, ठीक है, और दूसरी, और उसमें अमाउंट कितना कितना लिखोगे, 10 करोड़ 10 करोड़। और इसके दूसरी एंट्री क्या बताओगे, तुमने एसेट बेचा, तुम्हारे पास पैसा आ गया, तो तुम्हारी सेकेंड एंट्री बन जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। आई होप समझ में आया, ठीक है। तो ये थोड़ा हटा देता हूं। अब दूसरा तुम्हारे पास ये भी हो सकता है लायबिलिटीज से रिलेटेड। लायबिलिटीज भी अब तुम क्या करोगे, रियलाइजेशन अकाउंट में डाल दोगे। लायबिलिटीज को रियलाइजेशन में डालोगे तो लायबिलिटी कौन सी साइड आती है, लायबिलिटी का बैलेंस कौन सा होता है, क्रेडिट बैलेंस, ओके। तो लायबिलिटी क्रेडिट में आई, तो लायबिलिटी की जनरल एंट्री क्या बनेगी, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। और सपोज लायबिलिटी तुम्हें जो चुकानी थी वो कितने रुपए की थी, 5 करोड़, ठीक है। फाइनली बिजनेस बंद हो रहा है, हमने अपनी लायबिलिटी लोन वाले को या क्रेडिटर को ये बोला बिजनेस बंद हो रहा है, हमारे पास इतना पैसा नहीं है, ठीक है, एसेट भी हमारी अच्छी वैल्यू पे नहीं सेल हो रही है, तो भाई तुझे पैसा चाहिए, तो 4 करोड़ रुपए मिलेंगे
चाहिए तो ले ले, वरना बिजनेस फाइनली बंद हो रहा है, कल से शटर डाउन है, ये भी नहीं मिलेगा। तो फाइनली हमारे रियलाइजेशन अकाउंट में हम इनको पैसा दे देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू कैश, और कितने रुपए देने वाले हैं, 4 करोड़। तो पहली एंट्री लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 5 करोड़, 5 करोड़। और दूसरी एंट्री क्या आएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, कितने रुपए देने वाले हैं इनको, 4 करोड़, 4 करोड़। ठीक है, सिर्फ लायबिलिटी को अगर हम पे कर रहे होते, सिर्फ अगर बिजनेस डिसॉल्व नहीं हो रहा था, नॉर्मली हम लायबिलिटी को पे कर रहे होते, तो हम जर्नल एंट्री क्या पास करते, लायबिलिटी टू कैश। ठीक है, लायबिलिटी मतलब क्रेडिट द, ये डेबिट द रिसीवर, जो भी क्रेडिटर है उसको रिसीव किया, टू कैश गोज आउट। हम लोग यही जर्नल एंट्री पास करते, कितने रुपए की, 4 करोड़, 4 करोड़। बट यहाँ पे ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि डिसोल्यूशन के टाइम पे हमें क्या फोकस करना है, पहले हमें बताना है हमारी लायबिलिटी कितने रुपए की थी, 5 करोड़, 5 करोड़ की, और फाइनली हमने इसको कितना पे किया, 4 करोड़, 4 करोड़। आई होप 1 करोड़ का हमारे लिए गेन हो गया, बट उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो दोनों एंट्री पास करनी है, देना कितना है और दिया कितना अल्टीमेटली। ठीक है, तो ये एक एसेट की 2 जर्नल एंट्री आएगी, लायबिलिटी की 2 जर्नल एंट्री आएगी। ठीक है, मैं जितनी भी एंट्रीज है सारी एंट्रीज एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, फिर तुम्हें एक बार नोट्स बनाने के लिए भी एक्सप्लेन कर दूंगा, फिर हम लोग सम्स पे आगे बढ़ेंगे। चलो, फिर इसके अलावा जो और दूसरी इंपॉर्टेंट एंट्रीज है जो रियलाइजेशन अकाउंट में आ सकती है, उसमें कौन सी है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एक्सपेंसेस। अब अगर और इनकम की, बिजनेस बंद कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा हो सकता है कि बिजनेस बंद करे तो डिसोल्यूशन से रिलेटेड खर्चे आ सकते हैं। जैसे हमने बीच में कोई दलाल रखा, ब्रोकर को बोले यार तू ये घर बेचने में, ये प्रॉपर्टी बेचने में, ये फर्नीचर बेचने में, ये लैंड एंड बिल्डिंग, ये प्लांट एंड मशीनरी बेचने में हमारी मदद कर, तू हमसे क्या ले लेना, एक्सपेंस ले लेना। अब जो भी हमारा एक्सपेंस होगा उन सब की सिंगल एंट्री आएगी। क्या सिंगल एंट्री आएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, खत्म। कितने रुपए दिए हमने उसको, सपोज 50,000, तो एक ही सिंगल एंट्री आएगी, 50,000, 50,000। ठीक है, जर्नल एंट्री, मैं जो जर्नल एंट्री बता रहा हूँ वो क्वेश्चन फॉर्म में आ जाएगा, एक एक लाइन के, तुम्हें जर्नल एंट्री पास करनी है और तुम्हें उसके मार्क्स मिलेंगे। हमारा कोई बैड डेप हो गया था, ठीक है, राम श्याम घनश्याम जिससे भी, और हमारा बिजनेस बंद हो रहा है, वो बंदा हमें आके वापस से हमारा पैसा दे रहा है, तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, इनकम। और वो बंदा अगर हमें पैसा दे रहा है तो कैश कम्स इन कैश अकाउंट, और हम कौन से अकाउंट में डालेंगे सारी चीज को, रियलाइजेशन अकाउंट में। घनश्याम के 20,000 रुपये हमारे पास वापस आ गए, तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, घनश्याम नहीं लिखेंगे। अल्टीमेटली हमारा बिजनेस क्या हो रहा है, फाइनली डिसॉल्व हो रहा है, तो पैसा, एसेट, एक्सपेंस, इनकम सारा कौन से अकाउंट में जाएगा, अल्टीमेटली हमारे रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा। आई होप थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, नहीं भी समझ में आ रहा है तो आगे सम में करवाओगे तुम्हें और ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, अब एक एसेट की 2 एंट्री, ठीक है, लायबिलिटी की 2 एंट्री, एक्सपेंस की 1 एंट्री, सिर्फ इनकम है तो 1 एंट्री। अब फाइनली बिजनेस डिसॉल्व हो गया, सारी एसेट बेच दी, लायबिलिटी चुका दी, ठीक है, सारे एक्सपेंसेस पे कर दिए, सब कुछ खत्म। फाइनली हम डिसाइड करेंगे, फाइनली हमारे पास पैसा बचेगा या तो नुकसान होगा। ठीक है, या तो डिसोल्यूशन का एक्सपेंस होगा या तो डिसोल्यूशन की इनकम होगी। अगर डिसॉल्व करते वक्त एसेट लायबिलिटी सब बेचने के बाद, लायबिलिटीज को चुकाने के बाद, एक्सपेंस करने के बाद, इनकम आने के बाद, अगर हमारे पास पैसा बच गया रियलाइजेशन अकाउंट में, तो वो पैसा कौन ले जाएगा, पार्टनर। वो पार्टनर के लिए क्या हो जाएगा, इनकम सरप्लस, तो वो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। समझ में आया। और सपोज 1,00,000 रुपए बच गए और दो पार्टनर है, तो दोनों पार्टनर कितना कितना डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, 50,000, 50,000। तो जर्नल एंट्री क्या आएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल। ठीक है, और अगर लॉस हुआ बिजनेस बंद करते वक्त, तो 1,00,000 रुपए कम पड़ रहे लायबिलिटी चुकाने में, बिजनेस का डिसोल्यूशन का एक्सपेंस लाने में, तो पार्टनर लोगों को घर से पैसा लाना पड़ेगा। कौन से अकाउंट में लेके आएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में। तो अल्टीमेटली एंट्री क्या बन जाएगी, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू
टू रियलाइजेशन अकाउंट। ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, बराबर। बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अब जो मैंने चीज तुम लोग को इस फॉर्मेट से समझाई है, मतलब ये अकाउंट बना के, अकाउंट तुम्हें नहीं बनाना, तुम्हें एग्जाम के अंदर में ज्यादा से ज्यादा क्या दिया जाएगा, सम क्वेश्चंस दिए होंगे और उसकी तुम्हें जर्नल एंट्री पास करनी है। अब जो मैं फॉर्मेट बता रहा हूं, तुम्हें सिर्फ इसको लर्न बाय हार्ट करना है। टेक्स्ट बुक में देखो, इंडेक्स जो है टेक्स्ट बुक का, उसके नीचे जगह दी हुई है, यहाँ पे ये सारी जर्नल एंट्री लिख दो, ठीक है। और तुम्हें एक एक जर्नल एंट्री का, ये पूरी जर्नल एंट्री एसेट, एसेट दिया है सपोज, तुम्हें सिर्फ आइडेंटिफाई करना है मशीनरी वैल्यू वाज ₹5 लाख विच इज सोल्ड, और एसेट रियलाइज ऑन द डिसोल्यूशन इज ₹4 लाख। मशीनरी 5 लाख का था, डिसोल्यूशन पे उसके कितने मिलेंगे, 4 लाख। तो तुम्हें उसकी जर्नल एंट्री पास करनी है। पहली जर्नल एंट्री क्या पास करनी है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, कितने रुपए, 5 लाख, 5 लाख, ठीक है। और उसकी दूसरी एंट्री, तुमने उसको बेच दिया तो तुम्हारे पास क्या आया, कैश अकाउंट टू रियलाइजेशन अकाउंट 4 लाख, 4 लाख। अभी कितनी बार क्या होता है बताए, अगर तुम्हारा जो एसेट है, मशीनरी है, फर्नीचर है, जिसको तुम 4 लाख में बेच रहे हो, कितनी बार पार्टनर्स खुद बोलते हैं कि भाई इसको तुम 4 लाख में बेच रहे हो ना, एक काम करो, बिजनेस बंद हो रहा है, पैसे तुम मुझे भी देने वाले हो, तो बेचो मत, उसकी जगह पे मुझे दे दो। तो अगर सेल नहीं किया, पार्टनर खुद घर पे लेके गया, तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्या एंट्री बनेगी, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। और अगर हमने सेल कर दिया होता, हमने सेल किया होता, तो हमारे पास तो पैसा आया, तो हमारी एंट्री क्या बन जाती, तो फिर बन जाती कैश अकाउंट टू रियलाइजेशन, 4 लाख, 4 लाख। आई होप पूरा क्लियर है। और एक्चुअल एंट्री, अगर इन दोनों एंट्री को कंबाइन करोगे तो देखो, रियलाइजेशन यहाँ पे डेबिट हो रहा है, रियलाइजेशन अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है, नलीफाई हो गया डेबिट क्रेडिट, तो सही में एंट्री क्या बनी, कैश अकाउंट टू एसेट। और अगर हम बिजनेस डिसॉल्व नहीं कर रहे होते तो हमारी ऐसे भी एंट्री कौन सी आती, कैश अकाउंट टू एसेट अकाउंट, कैश कम्स इन, एसेट गोज आउट, ठीक है। मैं इसको थोड़ा कंसेप्चुअल बेसिस पे जा रहा हूँ, जिसको अकाउंट सही में समझ में आता है उसको ये लॉजिक एक बार क्लियर हो गया, पूरा 12th स्टैंडर्ड निकल जाएगा, ये लॉजिक इजी तुम लोग के दिमाग में फिट हो जाएगा, मतलब बार बार तुम्हें रिवाइज भी नहीं करना पड़ेगा, उतना अच्छे से मैं एक्सप्लेन करने की ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। अगर जिसने ये पॉइंट समझ लिया एसेट, तो उसके लिए लायबिलिटी तो एकदम बच्चों जैसा लगेगा। लायबिलिटी में एग्जैक्टली उल्टा हो जाएगा। लायबिलिटी की अगर सिंगल एंट्री की बात करें, लायबिलिटी को तुम पैसा दे रहे हो बिजनेस डिसॉल्व होने पे, अगर सिंगल एंट्री होती, सिर्फ सिंगल एंट्री, तो क्या होता है, लायबिलिटी अकाउंट टू कैश अकाउंट हो जाता है, क्योंकि कैश गोज आउट, और जो भी लायबिलिटी वाला बंदा है क्रेडिटर, वो डेबिट द रिसीवर हो जाता है, ठीक है। बट डिसोल्यूशन है तो कौन सा अकाउंट बीच में आएगा, तो रियलाइजेशन अकाउंट बीच में आ जाएगा। तो अब समझो तुम लोग, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। लेट्स स्टार्ट विद लायबिलिटी। लायबिलिटी को हमने डाला रियलाइजेशन अकाउंट में, एग्जैक्ट इसका ऑपोजिट हो जाएगा, ठीक है, लायबिलिटी टू रियलाइजेशन। और सेकेंड एंट्री में क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट टू कैश। और लायबिलिटी को इन केस पार्टनर चुकाने वाला हो तो कैश नहीं आएगा, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट आ जाएगा, ठीक है। दोनों एंट्री को कंबाइन करो तो रियलाइजेशन एक बाजू क्रेडिट हो रहा है, एक बाजू डेबिट हो रहा है। फाइनली एंट्री क्या बनी, लायबिलिटी टू कैश, जो अपन नॉर्मली करते। आई होप यहां तक भी क्लियर है, ठीक है। इन शॉर्ट, तुम लोगों को क्वेश्चन पढ़ोगे, आइडेंटिफाई करना है, एसेट है, लायबिलिटी है। एसेट है तो ये दो एंट्री आएगी, लायबिलिटी है तो फिर ये दोनों एंट्री आ जाएगी, ठीक है। इन दोनों के अलावा तीसरी एंट्री अपन ने समझी थी, बिजनेस में अगर कोई भी सरप्लस हुआ, बिजनेस डिसॉल्व हो गया, बिजनेस डिसॉल्व करने के बाद हमारे पास में कोई पैसा बच गया, एसेट, ओवरऑल एसेट 100 करोड़ में बिकी और लायबिलिटी 80 करोड़ में गई, तो भी 20 करोड़ रुपए हमारे पास बच गए। वो सरप्लस कौन लेके जाएगा, पार्टनर्स। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल, टू बीस कैपिटल, टू सीस कैपिटल, ठीक है। पार्टनर कैपिटल को क्यों क्रेडिट किया, क्योंकि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम। तो पार्टनर लोगों के लिए क्या हो जाएगा, ये इनकम। कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। कौन से रेशियो में डिवाइड होगा, ओल्ड रेशियो में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और अगर सरप्लस की जगह पे लॉस हुआ होता, एग्जैक्ट ऑपोजिट, ए कैपिटल, बी कैपिटल, सी कैपिटल डेबिट टू
रियलाइजेशन अकाउंट। इसके बाद अगर बिजनेस में कोई भी बैड डेट रिकवर्ड हो रहा है, नॉर्मली कोई भी इनकम हो रही है, ना तो वो एसेट है ना तो वो लायबिलिटी है, दिस इज जस्ट अ प्योर 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 इनकम। तो बिजनेस में पैसा आ रहा है, कैश कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। और दूसरा एक्सपेंसेस, ठीक है, अगर कोई भी डिसोल्यूशन एक्सपेंस है, ब्रोकर का कमीशन है, इनकम टैक्स का एक्सपेंस है, मतलब कोई भी प्योर 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 एक्सपेंसेस दिया हुआ है, ठीक है, सिर्फ एक्सपेंस, नॉट एन एसेट नॉट एन लायबिलिटी, ठीक है, एक्सपेंस, तो तुम्हारे लिए एंट्री क्या हो जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश गोज आउट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो इसलिए कैश को क्या किया अपन ने, क्रेडिट। इन शॉर्ट ये 5 बॉक्स में जितनी भी मैंने एंट्रीज लिखी है, ठीक है, अगर तुम लोग इसको प्योरली लिख लो, ठीक है, और एक बार इसको गो थ्रू कर लो, इसके अलावा सम्स में और कुछ भी नहीं आएगा। इसके जो सम्स जो काम के हैं, मैंने एक्स्ट्रा सम्स नहीं डाले हैं, मैं सिर्फ और सिर्फ वीडियो बनाने वाला हूं 2 ही सम के, सम नंबर 5 एंड सम नंबर 6। ये 2 सम, ठीक है, मैं पूरे एक एक जनरल एंट्री करवाने वाला हूं, एक जनरल एंट्री कराने वाला हूं, उस जनरल एंट्री का वीडियो देख लो, मतलब तुम्हारे 6 मार्क पक्के। और जो कॉन्सेप्ट मैं इसके अंदर में समझा दूंगा, उसके बाद तुम 1 सेंटेंस पढ़ो या शॉर्ट एमसीक्यू पढ़ो, तुम्हें वो भी इजीली लर्न हो जाएंगे, ठीक है। सो ये इसको अच्छे से लिख लो, लर्न कर लो, दिमाग में बिठा दो, रट्टा मार लो, जो करना है तुम लोग करो, बट इसी पे ही पूरा चैप्टर डिपेंडेंट है, ठीक है। मैंने सबसे अच्छा इजीएस्ट शॉर्टकट दे दिया है। अगर ये खत्म तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, सम की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द सम।